हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। MCA वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ मार्केट रिसर्च टेक्निक के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने एक मार्केट रिसर्च टेक्निक देखी थी जो थी फोकस ग्रुप। सेकंड देखी थी हमने डेस्क रिसर्च जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की टेक्निक है। देन हमने देखा था फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च यानी प्राइमरी सोर्स से आप खुद फील्ड में उतरते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाती है, फील्ड रिसर्च टेक्निक। उसमें हमने देखा था दो तरह की टेक्निक यूज आती है, एक होती है मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक और दूसरी होती है मेजरमेंट रिसर्च टेक्निक। सो व्हाट इज मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक? यहाँ कुछ एक्सपर्ट ट्रेंड पर्सन्स को हम अपॉइंट करते हैं और वो वेरियस टेक्निक्स, जैसे एक टेक्निक हमने देखी थी आपकी इंटरव्यूइंग, डेप्थ इंटरव्यूइंग की। सेकंड हमने देखा था ग्रुप इंटरव्यू। थर्ड हमने देखा था वर्ड की, एक वर्ड दे दिया, क्या फर्स्ट वर्ड, उनके उस वर्ड से कौन सा फर्स्ट वर्ड माइंड में आ रहा है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उनकी माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने देखा था इसमें ट्राई टेस्टिंग। ओके, तो ये थी टेक्निक्स, मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक्स, जहां हम जो कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं और उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। नाउ आज हम जो टेक्निक देखने जा रहे हैं डेट इज मेजरमेंट रिसर्च टेक्निक। The objective here is to build on the motivational research by trying to quantify the issues involved. तो अब जो issues हैं यहाँ पर, जो हमने मोटिवेशनल रिसर्च से हमने क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि उनको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो क्वांटिफाई जो हम करते हैं वो उसके लिए हम वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं। क्या रहता है, सैम्पल सर्वेस आर यूज टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल बाय द प्रोडक्ट, what quantity each type of buyer purchases and where and when the product is bought। अब हम ये सारी चीजें देखिए, माइंड रीड करा क्वालिटेटिव नेचर का कि उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, क्या उनका प्रेफरेंसेस है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब हमने मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक से पता किया। नाउ अब हमारा टारगेट क्या है, मेजरमेंट रिसर्च टेक्निक। हाँ, हम उस डेटा को क्वांटिफाई करने जा रहे हैं। सो अब हम उन डेटा को क्वांटिफाई करने क्या जा रहे हैं, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं, कितनी क्वांटिटी में, हर टाइप, अलग अलग जो टाइप के बायर्स हैं वो कौन से बायर्स कितनी कितनी क्वांटिटीज में बाय करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी बाय होती है, कहाँ पर उन्होंने बाय किया है, कैसे बाय किया है, ओके, कब किया उन्होंने वो बाय, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सैंपल सर्वे कर हम ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में अब हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। This sort of information can also be collected in retail environment at the point of sale, for example through the use of loyalty cards। लॉयल्टी कार्ड्स के बारे में आप सबने सुना होगा। क्या होता है लॉयल्टी कार्ड्स? हम कंज्यूमर को कार्ड्स अवेलेबल कराते हैं उनके फर्स्ट परचेज पर। अब इसके बाद जैसे ही वो कंज्यूमर अब आपके पास दोबारा आपकी शॉप पर आएगा, उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट या कुछ एडवांटेज मिलेगा, तो ये क्या कहलाता है, लॉयल्टी कार्ड्स। तो ये हम एट द पॉइंट ऑफ सेल इशू करते हैं और यहाँ से भी उस पॉइंट पर भी कि कस्टमर ने कितनी बार हमारे यहाँ पर विजिट किया है, कितनी बार प्रोडक्ट्स बाय किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लॉयल्टी कार्ड के थ्रू मिल सकती है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटेटिव टर्म्स पे डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कंज्यूमर से रिलेटेड। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं कुछ टाइप्स की मेजरमेंट रिसर्च टेक्निक। It is also possible less accurately to assess roughly the importance of some reasons for buying or not buying a product। तो इन सारी इंफॉर्मेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट को क्यों बाय किया जा रहा है या क्यों बाय नहीं किया जा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि यूनिवर्स में जितने भी आपके पॉपुलेशन है उस सब पॉपुलेशन का इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट हो, कोई बायसनेस नहीं है, ये रैंडम सैम्पलिंग कराता है। वेयर ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सच सैंपल्स आर मोर लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव, मेकिंग प्रिडिक्शंस मोर रिलायबल। However, the technique may be unfeasible in practice
इन प्रैक्टिस ये कई बार अनफेजेबल होती है, लेकिन इस तरह से क्या होता है, जो डेटा कलेक्ट होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि यहाँ जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसकी बायसनेस नहीं होती है। यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, सबसे डेटा कलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है। तो यहाँ पर जो डेटा आएगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा, बायसनेस नहीं है। बट कई बार ये अनफेजेबल होता है, प्रैक्टिस में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। देन कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने F2 पेपर में अच्छे से पढ़ा है, फिर भी एक बार हम वापस रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, हम जो डेटा कलेक्टर है वो क्या करता है, कुछ ग्रुप्स में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर इन ग्रुप्स में से वो रैंडमली कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रुप को डिवाइड कर दिया मैन, विमेन, किड्स में। अब यहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कोटा सैम्पलिंग कहलाएगी। वेयर सैंपल्स आर डिजाइन टू बी रिप्रेजेंटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्री सिलेक्टेड क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टारगेट पॉपुलेशन इज 55% वीमेन एंड 45% मैन, आपने कहा कि मुझे 55% विमेन का सैंपल लेना है, 45% मैन का सैंपल लेना है, तो ये आपने दो ग्रुप्स डिसाइड कर दिए। अब 200 पीपल का जो आप सैंपल लेंगे वो क्या होगा, इस 200 का 55% यानी 110 आप विमेन का सैंपल लेंगे, 90 मतलब 200 का 45% यानी 90 मैन सैंपल लेंगे। rather than simply asking 200 people and leaving it up to chance whether not the gender mix is typical। मतलब यू हैव टू ऑप्शंस। अगर आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जाएंगे और कोई भी आप 200% पिक कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपका रैंडम सैम्पलिंग कराएगा। अब उसमें कितने भी विमेन हो सकते हैं, कितने भी मैन हो सकते हैं, ओके, यहाँ जेंडर का कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोटा सैम्पलिंग में आपने कहा कि नहीं, हमें जो पॉपुलेशन है उसमें 55% हमें विमेन का सैंपल चाहिए, 45% हमें मैन का सैंपल, मैन से डेटा चाहिए। तो ये अब आपका क्या हो गया, कोटा सैंपलिंग होगी, क्योंकि अब आपने पॉपुलेशन को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितना है, 200 सैंपल चाहिए, 200 का 55% हो गया 110 विमेन। अब आप 110 जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन में से 110 विमेन का डेटा कलेक्ट करेंगे, उनका सैंपल लेंगे, एंड 90 मैन से डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। मेन डिसएडवांटेज ऑफ कोटा सैम्पलिंग इज दैट सैंपल्स में स्टिल बी बायस्ड फॉर नॉन सेलेक्टेड क्राइटेरिया। अब जो क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल किड्स वगैरह को सिलेक्ट नहीं किया आपने, तो ये क्या हो गए हैं, आपके बायसनेस हो गई है। तो यहाँ तो हमने मैन और विमेन का लिया है, कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ आपने एज ग्रुप ले सकते हैं। सपोज मैंने एज ग्रुप लिया 18 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, तो ये कुछ एज ग्रुप्स भी आप ले सकते हैं। तो जो इन एज ग्रुप को नहीं सिलेक्ट किया है तो आप उनसे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो क्राइटेरिया कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, हम कुछ ग्रुप्स बना देते हैं एंड देन उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। देन है पैनलिंग। अब पैनलिंग क्या होता है, वेरी इजी, वेयर द सैंपल इज केप्ट फॉर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन सो ट्रेंड्स आर इजियर टू स्पॉट। अब आपने सैंपल्स को रख लिया, अब उन सैंपल्स से आप और आगे आने वाली सैंपल्स सबको आप कलेक्ट करते जा रहे हैं और इससे आपको ट्रेंड पता चल रहा है कि क्या हमारे मार्केट का, प्रोडक्ट का ट्रेंड है। सर्विंग बाय पोस्ट, आपने एक क्वेश्चनर तैयार किया और सबको मेल डाल दी, ओके, द मेल शॉट मेथड। अनफॉर्चुनेट सैंपल बिकम सेल्फ सेलेक्टिंग एंड मे बी बायस्ड। तो क्या क्या आपने कुछ लोगों को एक क्वेश्चनर तैयार करके सबको मेल कर दिया कि आप ये क्वेश्चनर फिल करके दो, तो यहाँ बाय पोस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ जो आप लोगों को भेज रहे हैं वो क्या होता है, बायसनेस आ सकती है, सेल्फ सेलेक्टेड होता है कि किन किन पर्सन्स को, क्योंकि देखिए सभी को भेजना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ पर्सन्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो बायसनेस हो सकती है। एक और तरीका है डेट इज ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉल में कैमरे लगे हुए हैं, तो मॉल में कैमरे के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा देख रहे हैं, कौन से सेक्शन में ज़्यादा जा रहे हैं, किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, मेन ज़्यादा आ रहे हैं, वीमेन ज़्यादा आ रहे हैं, किस सेक्शन में ज़्यादा जाया जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जा रहा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। For example, through the use of cameras within supermarkets to examine how long customers spend on reading the nutritional information on food packaging. So ये टेक्निक क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहलाती है। So ये कुछ मेथड्स थे हमारे मेजरमेंट रिसर्च के। नाउ ये तो मार्केट रिसर्च टेक्निक्स थी। अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से डील करने के कुछ और मेथड्स हैं, अदर मेथड्स हैं।
किस तरह से हम रिस्क एंड यहाँ से हमने मार्केट रिसर्च से क्या क्या हमने डेटा कलेक्ट किया और क्या अनसर्टेनिटी है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, क्या कंज्यूमर्स की ओपिनियन है, वो सब हमने फाइंड आउट करी है। ठीक है, तो ये मार्केट रिसर्च टेक्निक एक टेक्निक हो गई है जिससे हमने अनसर्टेनिटी एसेस करने की कोशिश की और हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नाउ देयर आर सम अदर मेथड्स of dealing with risk and uncertainty. In addition to the research techniques discussed, the following methods can be used to address risk and uncertainty. Okay, so क्या क्या techniques हैं? First is sensitivity analysis, simulation techniques, expected values, maximax, maximin and minimax regret technique and decision trees. So these are the methods. हम एक एक करके सारे methods पढ़ने वाले हैं। So जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। नाउ क्या होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस? ओके, सो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या कहते हैं? इस सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम व्हाट इफ एनालिसिस भी कहते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस बेसिकली होता क्या है सेंसिटिविटी एनालिसिस में? ये एक फाइनेंशियल टूल है। व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस? ये एक फाइनेंशियल टूल है टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये सेंसिटिविटी एनालिसिस या व्हाट इफ एनालिसिस? ये एक फाइनेंशियल टूल है कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस टेक्स ईच अनसर्टेन फैक्टर इन टर्न एंड कैलकुलेट्स द चेंज that would be necessary in that factor before the original decision is reversed. Typically it involve posing what if questions. तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम? देखिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो क्या है सेंसिटिविटी एनालिसिस? ये देखता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इम्पैक्ट को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इम्पैक्ट को देखता है किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। अब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जैसे सेल्स क्वांटिटी। अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सेल्स क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में आपकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गया आपका, ओके, अदर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गया, सारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। देन फिक्स कॉस्ट, ये सब कुछ हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनका इम्पैक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारा? वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी। सो हम क्या देखते हैं? व्हाट इफ, इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इफ एनालिसिस भी कहते हैं। सो व्हाट इफ अगर सेल्स क्वांटिटी में चेंज आया तो उसका इंपैक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या पड़ेगा? व्हाट इफ अगर हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हुई, जैसे 5% इंक्रीज आया या 5% डिक्रीज आया, तो इसका हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना इंपैक्ट आएगा? कितना परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आएगा? हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में अगर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जैसे 5% या 10% इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, कितना परसेंट डिक्रीज होगा? फिक्स कॉस्ट में अगर चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब हम ये सारे चेंजेस को कंसीडर करते हैं और एनालिसिस करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, इसको जब हम एनालिसिस करते हैं, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस और व्हाट इफ एनालिसिस। अब इस एनालिसिस को आगे हम रीड करने से पहले एक छोटी सी केस स्टडी देखते हैं, ओके और उस केस स्टडी को जरा सा हम लोग कंसीडर करते हैं एंड इसके बाद हम लोग इसके बारे में रीडिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक प्रोडक्ट है ए, एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है ए और उसकी जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में अगर हम क्वांटिटी देखें तो उसकी क्वांटिटी है सपोज 1000 यूनिट्स। कितनी है? यूनिट्स है 1000, ओके, यूनिट्स है 1000
रेट पर यूनिट है उसकी सपोज 10, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ओके, सेलिंग प्राइस टोटल कितनी हो गई है उसकी? टोटल सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी $10,000। ओके, ये हो जाएगा 10,000। दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब अगर हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो यूनिट्स तो हमारी 1000 ही है। ओके, अब यूनिट्स 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट सपोज है 4 पर यूनिट, तो कितना हो गया? 4000। तो अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? कंट्रीब्यूशन आ रहा है 6000, यानी कि 6 पर यूनिट। इसमें से हमने ओवरऑल फिक्स कॉस्ट माइनस करी जो कि है 4000, इसको हम 3000 ले लेते हैं। आई डोंट नो कि जो हमारा लिखा था वो किसी वजह से शायद चला गया है, कोई बात नहीं, वो एग्जाम्पल हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पर। सो सेंसिटिविटी का जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था उसे हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर। सपोज मेरे कंपनी का एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, ओके, टोटल सेल्स है। अगर हम यूनिट्स, रेट पर यूनिट देखें एंड टोटल देखते हैं तो अभी की सिचुएशन, एट प्रेजेंट की सिचुएशन है 1000 यूनिट एट द रेट 10 पर यूनिट, टोटल है उसकी $10,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, यूनिट्स अगेन 1000 है और रेट पर यूनिट सपोज है उसकी 4, तो टोटल हो गया 4000। सो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पर? 6 पर यूनिट, यानी कि 6000। नाउ इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं। सपोज हमारी फिक्स कॉस्ट है 3000। ओके, अब 3000 फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है यहाँ पर? ये आ रहा है 3000। अब देखिए, अगर मैं अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने क्या देखा? सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कितना इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? एक तो यूनिट्स हो गई हैं, रेट पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, ये सब क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ओके, तो यहां पर हम 2 फैक्टर लेते हैं इंडिपेंडेंट का। डिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर तो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। हम 2 फैक्टर लेते हैं, एक हम लेते हैं यूनिट्स और दूसरा हम लोग लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, तो हम इन 2 फैक्टर्स का मतलब इम्पैक्ट कंसीडर करते हैं ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पर, कि अगर मेरी यूनिट्स 10% से इंक्रीज हो जाती हैं तो मेरे प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा ये। और फिर सेकंड हम देखेंगे, अगर हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10% से इंक्रीज होती हैं तो मेरे प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हम दोनों सिचुएशन को कंसीडर करके चलते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस का हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि यूनिट्स हमारा 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमारा क्या हो गया? सेल्स, पहला कॉलम हमारा हो गया यूनिट्स का, सेकंड रेट पर यूनिट, वो अभी भी सेम है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हम सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर चलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिट्स का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, सबका एक साथ लेकर हमने चेंज कर, सबके एक साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उन सबको हमने प्रॉफिट पर एक साथ कंसीडर करेंगे। तो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट आ रहा है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पर, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 बाय 1 उन फैक्टर को कंसीडर करना होता है। ओके, सो हमने सबसे पहला लिया यूनिट्स का, कि व्हेन यूनिट्स आर इंक्रीज बाय 10%। तो अभी यूनिट्स थी 1000, जब वो 10% से इंक्रीज हो जाएंगी तो वो कितनी हो जाएंगी? 1000 प्लस 10% यानी 100, दैट इज 1100। तो सेल्स कितनी हो जाएगी हमारी? रेट पर यूनिट अभी भी 10 है, अब हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी? 11000। वेरिएबल कॉस्ट 1100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी भी 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4400। सो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना रह जाएगा यहाँ पर? ये रहेगा 11,000 माइनस 4400, ये कितना हो जाएगा? 6,600।
एक ही फैक्टर बढ़ा हमारा यूनिट, फिक्स कॉस्ट अभी भी वही है 3000, सो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3600, यानी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 600 से। तो पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिट में कितना चेंज आया, देखिए 600 डिवाइड बाय 3000 कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है 20% से। यानी यूनिट्स में अगर 10% का इंक्रीज आया तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया, 20% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। नाउ अब हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो आपकी क्या हो गई 10% से इंक्रीज हुई। ओके, यूनिट्स अभी सेम है, यानी हमारी यूनिट्स कितनी है, ओरिजिनली है 1000। सो सेल्स देखिए अभी भी आपकी यूनिट्स कितनी है 1000 है, लेकिन अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट में क्या हो गया 10% का इंक्रीज। सो अब कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस आपकी 1100। ओके, तो ये 1100 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका 11000, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई। वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स अभी भी हमारी 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 4000, क्योंकि देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं आया, जो चेंज आया वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज हुई है। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 11000 माइनस 4000 कितना आ गया 7000। ओके, फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, यहां पर 3000 हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो हमारी क्या आ गई है, प्रॉफिट आ गया। सो अब प्रॉफिट कितना रहेगा 4000। प्रॉफिट में इंक्रीज देखिए तो कितना हो गया 1000 का, पहले 3000 का प्रॉफिट था, 10% जैसे ही सेलिंग प्राइस बढ़ी 1000 का इंक्रीज आ गया। कितना परसेंटेज प्रॉफिट में इंक्रीज आया है, ठीक है 1000 का इंक्रीज हुआ आउट ऑफ आपका 3000 इन 200, तो प्रॉफिट में कितना परसेंट इंक्रीज आ गया 1000 डिवाइड बाय 3000%, ये आ गया 33.33%। So this is called sensitivity analysis, what if analysis। what if अगर यूनिट्स आपकी 10% से इंक्रीज हो गई, what if अगर यूनिट्स 10% से इंक्रीज होंगी तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट 20% से इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10% से इंक्रीज हुई तो आपका प्रॉफिट होगा 33.33% से इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिक्रीज होगा तो वही आपका चलेगा। सो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या हो गया, डिपेंडेंट फैक्टर हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हो गए। व्हाट इफ अगर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, उनमें इंपैक्ट, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर ये चेंजेस आते हैं तो उसका हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, सो कौन सा फैक्टर्स ज्यादा, कौन सा इंडिपेंडेंट फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है, प्रॉफिट किसकी और ज्यादा सेंसिटिव है, वो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट की। देखिए अगर हमारा 10% चेंज आता है सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट कितना आता है 33.33%। वहीं से यूनिट्स में चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट 20% ही आ रहा है। सो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव हो गया, जो फैक्टर इंडिपेंडेंट फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है वो इन दोनों में से वो कौन सा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये एनालिसिस कहलाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सिमिलरली आप वेरिएबल कॉस्ट में चेंज लेकर देख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट में चेंज लेकर देख सकते हैं कि उनका प्रॉफिट पर क्या असर हो रहा है और कौन सा किसकी और प्रॉफिट ज्यादा सेंसिटिव है। ये सारा एनालिसिस क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है। ओके, सो आइए हम रीड कर लेते हैं इसके बारे में। सेंसिटिविटी एनालिसिस टेक्स ईच अनसर्टेन फैक्टर इन टर्न। इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट ये है कि हम सारे अनसर्टेन फैक्टर जैसे यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, इन सबको हम एग्रीगेट लेकर नहीं देखते बल्कि हम क्या करते हैं, टर्न वाइज देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो ईच अनसर्टेन फैक्टर इन टर्न एंड कैलकुलेट्स द चेंजेस दैट वुड बी नेसेसरी इन दैट फैक्टर बिफोर द ओरिजिनल डिसीजन इज रिवर्स्ड। टिपिकली इट इन्वॉल्व्स पोजिंग व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ कि अगर कुछ चेंज होगा तो उसका हमारे डिपेंडेंट पर क्या इंपैक्ट आएगा। By using this technique, it is possible to establish which estimates are more critical than others in affecting a decision. So, कौन सा फैक्टर ज्यादा क्रिटिकल है हमारे डिसीजन को अफेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में कौन सा फैक्टर ज्यादा क्रिटिकल है, इट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो ये ज्यादा क्रिटिकल है एज कंपेयर टू क्वांटिटी यूनिट्स। इनके कंपैरिजन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट ज्यादा क्रिटिकल है
अफेक्टिंग अ डिसीजन को अफेक्ट करने के लिए, यानी कि सेलिंग प्राइस में अगर कुछ भी डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट पर ज्यादा इंपैक्ट आएगा. द प्रोसेस इज एज फॉलोज. बेस्ट एस्टिमेट्स फॉर वेरिएबल्स आर मेड एंड देन अ डिसीजन अराइव्ड एट. ओके. सेकंड है, each of the variable is analyzed in turn to see how much the original estimate can change before the original decision is reversed. So वो हमने करके देखा यहाँ पर, ठीक है, कि किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज से जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आ रहा है. For example, it may be estimated that selling price can fall by 5% before the original decision to accept a project is reversed. Estimates for each variable can then be reconsidered to assess the likelihood of the estimates being wrong. For example, what is the chance of selling price falling by more than 5%? अब हमने देखा कि अगर सपोज हमें 33.33% अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना तो सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज आना चाहिए? 10% का. क्या होगा अगर इससे ज्यादा का इंक्रीज आएगा या इससे ज्यादा का डिक्रीज आएगा? इसके कितने चांसेस हैं? हमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, अनसर्टेनिटी से डील करना है, उसको रिड्यूस करना है. तो हम ये भी देखेंगे कि अगर ये जैसे इतना इंक्रीज होगा तो इतना इंक्रीज आ रहा है, उसी तरह से अगर ये 10% डिक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट भी 33.33% से डिक्रीज हो जाएगा. ओके. तो ये अनसर्टेनिटी है हमारी कि अब हमें ये देखना है कि कितना चांस है कि ये 10% से फॉल हो जाए या इससे ज्यादा परसेंट से फॉल हो, उसका क्या चांस है, तो हमें ये पता करना होता है. Maximum possible change is often expressed as a percentage. This formula only works for total cash flows. It cannot be used for individual units, selling prices, variable cost per unit, etc. Okay. Now, sensitivity analysis. A manager is considering a make versus buy decision based on the following estimates. So, make versus buy decision है क्या है? If made in house, if buy in and rebadge. Variable production cost 10. और अगर हम ये बाय करते हैं तो वो कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट 2 है. परचेज कॉस्ट कितनी आएगी? इन हाउस करते हैं तो कोई परचेज कॉस्ट होगी नहीं, बाहर से करते हैं तो 2, यानी कि अगर हम बाहर से बाय करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? $8. अल्टीमेट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है? 15 and 14. ओके. सो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? यहां पर कंट्रीब्यूशन आएगा $5 पर यूनिट का और यहां पर आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन $14 minus 8, ये हो जाएगा $6. सो विच वन इज गुड फॉर आर? हम कौन सा डिसीजन लेंगे कि कंट्रीब्यूशन किस में हायर है? बाय करने में हायर है, तो हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे इस प्रोडक्ट को. यू आर रिक्वायर्ड टू असेस द सेंसिटिविटी ऑफ द डिसीजन टू द एक्सटर्नल परचेज प्राइस. अब हमें क्या करना है यहाँ पर? देखिए, डिसाइड तो अपने कर लिया कि अगर अभी ये वाली सिचुएशन है तो हमें बाय करना चाहिए, लेकिन अब हमें क्या करना है? ये कितना सेंसिटिविटी है इसकी, वो हमें एनालाइज करना है. ओके. और सेंसिटिविटी हमें क्या देखना है? सेंसिटिविटी ऑफ द डिसीजन टू द एक्सटर्नल परचेज प्राइस. हमें किसकी सेंसिटिविटी एनालाइज करनी है? जो हमने डिसीजन लिया टू एक्सटर्नल. हमने देखिए अभी हमारी ये सिचुएशन है, ओरिजिनल डिसीजन क्या है कि हमें इन हाउस नहीं करना चाहिए बल्कि हमें परचेज कर लेना चाहिए. ठीक है. तो अगर हम परचेज करते हैं तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है $8, लेकिन एक्सटर्नल परचेज प्राइस क्या है? ओनली $6. सो अगर हमें इसकी सेंसिटिविटी देखनी है कि इसमें कितना चेंज आएगा कि जो हमारा ओरिजिनल डिसीजन है, क्या ओरिजिनल डिसीजन है कि हमें बाय करना चाहिए, ये हमारा ओरिजिनल डिसीजन है, क्योंकि बाय करेंगे तो $6 का हमें कंट्रीब्यूशन आएगा. इस ओरिजिनल डिसीजन को आप रिवर्स कर देंगे. ठीक है. सो चलिए क्वेश्चन करते हैं. कंट्रीब्यूशन कितना आएगा हमारा? कंट्रीब्यूशन देखते हैं. इन हाउस बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन है हमारा $5 का और बाय करने का कंट्रीब्यूशन है हमारा $6. ओरिजिनल डिसीजन क्या है हमारा? ओरिजिनल डिसीजन है बाय कर लो, क्योंकि अगर आप बाय करेंगे तो आपको हायर कंट्रीब्यूशन मिलेगा. फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग, अब क्या देखना है आपको? सेंसिटिविटी देखनी है. तो देखिए, अगर मैं ये देखूं कि इस पर $5 का कंट्रीब्यूशन है, यहां मुझे $6 का कंट्रीब्यूशन है, अगर मुझे दोनों को इक्वल लेकर आना है, यानी कि दोनों पर मेरा इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, तो क्या करना होगा? इसका कंट्रीब्यूशन $1 से रिड्यूस कर दूंगी.
$1 से अगर मेरा यहाँ का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होता है तो क्या होगा, दोनों में सेम कंट्रीब्यूशन होगा और वो इनडिफरेंस पॉइंट आ जाएगा. सो इनडिफरेंस पॉइंट लाने के लिए, फॉर इनडिफरेंस पॉइंट, दोनों में आप इनडिफरेंट रहें. दोनों में इनडिफरेंट कब रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल परचेज प्राइस से देख रहे हैं, तो हम दोनों में इंडिफरेंट कब रहेंगे, जब हमारा इसका कंट्रीब्यूशन $1 से डिक्रीज हो जाएगा, $5, तो आप इंडिफरेंट रहेंगे क्योंकि दोनों में सेम कंट्रीब्यूशन हो रहा है. चाहे आप बनाओ चाहे बाहर से खरीदो, सेम आपका डिसीजन होगा. ओके, तो इंडिफरेंट के लिए क्या जरूरी है, इसका कंट्रीब्यूशन डाउन हो जाए बाय $1, डाउन हो जाए बाय $1. किसका, बाय डिसीजन का. इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल परचेज प्राइस आपकी इंक्रीज होनी चाहिए. कितने से इंक्रीज हो जानी चाहिए, $1 से. ठीक है, $1 से आपकी एक्सटर्नल परचेज प्राइस इंक्रीज हो जानी चाहिए. वंस अगेन यहां कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए, हमने सिर्फ एक्सटर्नल परचेज प्राइस को ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि आप जो सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हो वो सिर्फ एक्सटर्नल परचेज प्राइस का ही कर रहे हो, तो हम जो चेंजेस करेंगे वो सिर्फ एक्सटर्नल परचेज प्राइस. अदरवाइज इनडिफरेंट होने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आप यहाँ की सेलिंग प्राइस इंक्रीज भी कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ डिक्रीज हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं. लेकिन हमें जो सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है वो सिर्फ एक्सटर्नल परचेज प्राइस का करना है. तो जो चेंजेस करेंगे हम वो भी किसमें करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल परचेज प्राइस. सो इनडिफरेंट होने के लिए हमारी एक्सटर्नल परचेज प्राइस $1 से इंक्रीज होगी. यानी कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, $1 अपॉन एक्सटर्नल परचेज प्राइस कितना है, $6 डिवाइड बाय $6 इंटू 100. कितना हो गया ये, 1 डिवाइड बाय 6 परसेंटेज, ये 16.67, और इसको हम 17% भी कह सकते हैं. सो अब देखिए, एक्सटर्नल परचेज प्राइस अगर 16.67% और 17% जो भी आप राउंड ऑफ करके ले रहे हैं, इससे ज्यादा इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डिसीजन आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स हो जाएगा. सो ओरिजिनल डिसीजन को रिवर्स करने के लिए, रिवर्स करने के लिए कितना इंक्रीज होना चाहिए आपके परचेज प्राइस में, दैट इज 16.67% और 17%. ओके, सो यही है आपका. देखिए, यही सेंसिटिविटी एनालिसिस है. कैलकुलेट्स द चेंज दैट वुड बी नेसेसरी इन दैट फैक्टर बिफोर द ओरिजिनल डिसीजन इज रिवर्स्ड. तो जो हमने ओरिजिनली डिसीजन लिया उसको रिवर्स करने के लिए जो हमारा, जिसका भी हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं, उस फैक्टर में कितना चेंज आएगा, वो चेंज कैलकुलेट करना ही हमारा व्हाट इफ और सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है. राइट. सो हमने क्या लिया, ओरिजिनल डिसीजन को रिवर्स करने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी एक्सटर्नल परचेज प्राइस 16.67 या 17% से ज्यादा इंक्रीज होगी तो आपका ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द ओरिजिनल डिसीजन. Comparing contribution figures, product should be bought in and rebased. Contribution आएगा $5, $6. Calculate the sensitivity to the external purchase price. आपको इसी के regarding sensitivity calculate करनी है. For indifference, contribution of outsourcing needs to fall to $5 per unit. दोनों का होना चाहिए. ये $5 कब आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सटर्नल परचेज प्राइस में देखना है. तो जब एक्सटर्नल परचेज प्राइस $1 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 17% इंक्रीज होगी. इफ द एक्सटर्नल परचेज प्राइस रोज बाय मोर देन 17%, ओरिजिनल डिसीजन वुड बी रिवर्स्ड. अगर इससे ज्यादा इंक्रीज होगी, आप क्या करेंगे, बाय करना बंद कर देंगे, क्योंकि तब आपका $5 से कम हो जाएगा कंट्रीब्यूशन. तो बाय करना बंद करके हम क्या करेंगे, इन हाउस बनाना शुरू कर देंगे. क्लियर. नाउ अब इस सेंसिटिविटी एनालिसिस की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या आपके और ड्रॉबैक्स हैं, दोनों देखते हैं हम. देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी टू अंडरस्टैंड. सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ये, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है. सिर्फ आप ये देखो कि एक फैक्टर में अगर चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आ रहा है. तो ओरिजिनल डिसीजन को रिवर्स करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या सेंसिटिविटी है, किस पॉइंट के बाद हमारा ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स हो जाएगा. सो वेरी इजी थ्योरी. Information will be presented to management in a form
which facilitates subjective judgment to decide the likelihood of the various possible outcomes considered. ओके, सो आप इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको कि जो भी करने जा रहे हैं अलग अलग का क्या क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा, और ओरिजिनल डिसीजन जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स आपको मालूम पड़ेंगे कि क्या जो आप जजमेंट ले रहे हैं उसकी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या क्या उनकी लाइकलीहुड है. इट आइडेंटिफाइज एरियाज विच आर क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या दिया था, हमारे वाले एग्जाम्पल में ये रहा. ओके, इसमें हमारे लिए अगर दो फैक्टर्स हैं कि हम यूनिट्स बढ़ाएं या सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ाएं, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोगों के लिए क्या क्रिटिकल था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज करें. ओके, सो ये मैनेजमेंट को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा एरिया प्रोजेक्ट का कौन सा एरिया ज़्यादा क्रूशियल है उसके सक्सेसफुल के लिए, तो उस पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलें. इफ द प्रोजेक्ट इज चूजन, दोज एरियाज कैन बी केयरफुली मॉनिटर्ड. क्योंकि अगर हम वो प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो हम उस एरिया को हमें बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है हमारे प्रोजेक्ट के लिए. जैसे स्ट्रेंथ्स है वैसे ही कुछ वीकनेसेस भी हैं. इट एज्यूम्स दैट चेंजेस टू वेरिएबल्स कैन बी मेड independently. For example, material price will change independently of other variables. Simulation allow us to change more than one variable at a time. देखिए, सबसे पहला जो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया तो हमने इसकी डेफिनेशन में ही देखा था कि क्या है सेंसिटिविटी एनालिसिस. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर. ओके, अब एक और चीज हमने देखी थी कि ये जो इतने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इन सब का इम्पैक्ट हम एक साथ नहीं देखते, बल्कि वन बाय वन इन टर्न देखते हैं, एक करके देखते हैं. एक साथ हम सबके इम्पैक्ट नहीं देखते हैं यार. और इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसिटिविटी एनालिसिस ये एज्यूम करता है कि जब एक में आपका चेंज आ रहा है, जैसे मटेरियल प्राइस में चेंज आ रहा है, तो ये बाकी के अदर फैक्टर से क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ एक उसी में ही चेंज आएगा. ऐसा नहीं है कि देखिए प्रेजेंट एरिया में ऐसा नहीं होता है. अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है प्रेजेंटली, क्या होता है कि अगर आपका सपोज इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का असर सब पर आता है. आपका मटेरियल प्राइस पर भी चेंज आएगा, वो भी इंक्रीज होगी, आपकी लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आपके अदर वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. एक्चुअल में हालांकि सब अलग अलग रेट से चेंज होंगी, बट करीब करीब सभी पर एक साथ इंपैक्ट आता है. लेकिन हम यहाँ एक साथ नहीं देख सकते, तो हमें क्या करना होता है, वन बाय वन फैक्टर्स को देखना होता है. तो ये मानता है कि जो मटेरियल प्राइस में चेंज आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है अदर वेरिएबल से. लेकिन अगर आप इन सब फैक्टर्स का एक साथ चेंज देखना चाहते हैं तो दूसरी टेक्निक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, सिमुलेशन. तो सिमुलेशन टेक्निक यूज कर हम एक से ज्यादा वेरिएबल का एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, एक साथ उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पर वो सब हम मेजर कर सकते हैं. It only identifies how far a variable needs to change. It does not look at the probability of such a change. क्या देखता है, जैसे अभी हमने देखा कि इस वाले एग्जाम्पल में कितना चेंज आएगा जब तक आपका ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स नहीं होगा, यानी 17% से कम आ रहा है तब तक आपका बाय वाला ही डिसीजन रहेगा, ओरिजिनल डिसीजन ही रहेगा. ये सिर्फ ये देखता है, ये नहीं देखता कि इसकी लाइकलीहुड क्या है, ये जो चेंज आ रहा है इस चेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कितने कि आपका ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट नहीं करता है. ओके, सो इट आइडेंटिफाइज हाउ फार ए वेरिएबल नीड्स टू चेंज. इट डज नॉट लुक एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच ए चेंज. थर्ड है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजंस कैन बी मेड, बट इट डज नॉट पॉइंट टू द करेक्ट डिसीजन डायरेक्टली. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराता है. देखिए अभी जो हमने व्हाट इफ एनालिसिस देखा, इसने सिर्फ आपको इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई कि ये इतना चेंज आएगा तो आपका डिसीजन रिवर्स हो सकता है. या हमारे इस एग्जांपल में इसने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई कि अगर आपका 10% का इंक्रीज आएगा तो 33.33% से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या 10% का डिक्रीज आएगा तो प्रॉफिट इतने से डिक्रीज हो जाएगा. यूनिट्स में चेंज होगा तो उसकी वजह से प्रॉफिट पर कितना चेंज आएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए. ओके, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, बट इट डज नॉट पॉइंट टू द करेक्ट डिसीजन डायरेक्टली. ये डायरेक्टली कोई करेक्ट डिसीजन नहीं देता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस.
नाउ अभी हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में पढ़ा, आइए इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस पर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 आपके एग्जाम किट का क्वेश्चन है। सो क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस आर करेक्ट। ओके, तो जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं। Sensitivity analysis can be used to gain insight into which assumptions or variables in a situation are critical. Absolutely right. हम sensitivity analysis इसीलिए करते हैं कि हमें ये मालूम पड़े कौन सा फैक्टर्स हमारे लिए, हमारे डिसीजन के लिए ज़्यादा क्रूशियल है। जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा फैक्टर, कौन सा इंडिपेंडेंट फैक्टर ज़्यादा क्रूशियल है, वो पता करने के लिए ही हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हमारे दो थे, एक तो था यूनिट्स और एक था सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हमारे लिए कौन सा ज़्यादा क्रूशियल रहा था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्योंकि इसमें अगर इम्पैक्ट में इसमें चेंज आ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा चेंज आ रहा है। ये अगर डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट और ज़्यादा डिक्रीज होगा, कितना, 33.33%। सो यस, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू गेन इंसाइट into which assumptions or variables in a situation are critical। ये हमें sensitivity analysis से पता चलता है। Second देखिए, sensitivity analysis provides information on the basis of which decisions can be made, yes, but it does not point to the correct decision directly। Absolutely right। ये क्या है, एक इसका disadvantage भी है। Okay? ये वाला एडवांटेज में था आपका कि आपको पता चल जाता है कौन से वेरिएबल ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे डिसीजन के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये डिसएडवांटेज है। क्या कहता है ये आपको ये तो बताता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराता है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन करेक्ट डिसीजन क्या होना चाहिए ये नहीं बताएगा आपको। ओके, बट यस, दिस इज ऑल्सो राइट। सो हम ये हटा देते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये जो लिखा हमने, हमें तो क्या बताना है यहाँ पर, सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए कौन से करेक्ट है। सो यस, दिस इज करेक्ट, इट्स ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल सही बात कही है सेंसिटिविटी के लिए। थर्ड देखिए, एज वेल एज आइडेंटिफाइंग हाउ फार ए वेरिएबल नीड्स टू चेंज, सेंसिटिविटी एनालिसिस लुक्स एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच अ चेंज। एब्सोल्युटली नॉट। आपको ये तो बताता है कि कितना जरूरी है चेंज, मतलब कितना चेंज हो सकता है, उस चेंज की प्रोबेबिलिटी क्या है वो नहीं बता सकता। अभी हमने देखा था, जो हमने क्वेश्चन किया था कि एक्सटर्नल परचेज प्राइस अगर 17% से ज्यादा इंक्रीज होती है तो हमारा ओरिजिनल डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये उसने बताया आपको। ओके, ये उसने बता दिया कि कितना फार आपका वेरिएबल में चेंज आ रहा है, पर इस 17% इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये इसने नहीं बताया। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस ये नहीं बताता। सो दिस इज रॉन्ग। फोर्थ देखिए, sensitivity analysis not only assumes that variables can change independently, it also allow to change more than one variable at a time। बिल्कुल नहीं, गलत। अभी हम पढ़कर आए कि ये सिर्फ अलाउ करता है एक वेरिएबल का इम्पैक्ट एक बार में देखता है, मतलब 1 by 1 हमें जो वेरिएबल में चेंजेस हैं उनको चेक करना होता है। एक साथ सारे वेरिएबल में चेंज होगा तो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं कर सकते। फिर हमें एक दूसरी टेक्निक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, डेट इज सिमुलेशन टेक्निक, हमें वो यूज करनी होगी। सो सेंसिटिविटी एनालिसिस एक बार में एक ही वेरिएबल फैक्टर का चेक करता है, एक इसका इम्पैक्ट देखता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस एक साथ ज्यादा फैक्टर्स का इम्पैक्ट नहीं देखता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जो करेक्ट आंसर है वो हमारे फर्स्ट टू हैं। These two statements are correct. So this is the answer. The first two statements are correct. Statement 3 is not correct. Sensitivity analysis only identify how far a variable need to change. It does not look at the probability of such a change. Statement 4 is not correct. Sensitivity analysis assume that change to variables can be made independently. For example, material price will change independently of other variables. But it is simulation that allow more than one variable to be changed at a time. Okay, so ये जो था ये था हमारा sensitivity analysis. So आज का हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।